हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों का अकाउंट सेक्शन का क्वेश्चन गुजरा है। आप प्रीवियस मेरा पूरा वीडियो देखे होइएगा, देखिएगा सारा क्वेश्चन उसमें से आता है। लगभग 80 से ज्यादा क्वेश्चन है, जब 85 लिख रहा था क्वेश्चन। और अभी मेरे हाथ में ग्रुप बी क्वेश्चन है। आइए आपको ग्रुप बी में पूछे क्वेश्चन का सही आंसर बताता हूँ, जो बिहार बोर्ड ने पूछा है। आप अपने अनुसार इसका वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए वेरीफाई के लिए मैंने क्वेश्चन लगाया। ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे आप लोग, जो नहीं किए हैं कर लेंगे। पहला क्वेश्चन जो बी ग्रुप का पहला क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्य शुल्क होता है लाइफ मेंबर फीस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज। माने गैर व्यापारिक संगठनों के लिए आजीवन सदस्य शुल्क क्या है? तो इसका आंसर होगा पूंजीगत प्राप्ति है। क्या है? पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट है। क्वेश्चन दूसरा, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, जो ऑनरेरियम जो देते हैं वह क्या होता है उसके लिए? तो एक प्रकार का व्यय खर्चा है। यदि स्पष्ट कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को कहाँ लिखेंगे? यानी कुछ ना लिखा हो तो एंट्रेंस फीस को हम लोग कहाँ लिखेंगे? तो यह एंट्रेंस फीस आपको रिसिप्ट होता है, जो जीवन में एक बार होता है। तो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट दोनों मान सकते हैं। इसका आंसर लिखिए रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका सही आंसर होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज, उसको हम लोग सरप्लस कहते हैं। माने व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहते हैं? तो सरप्लस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, जब साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो उसे निम्नलिखित में से किस पर दिया जाता है? पूंजी पर उसका अधिकार होता है तो पूंजी में से लाभ में किस में देना चाहिए? देखिए, पहला नंबर, अगर किसी साझेदार को अधिकार देते हैं तो वो लाभ के कंडीशन उससे दिया जाता है, और नेसेसरी हो तब वह पूंजी में से भी घट जाता है। इसका आंसर इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर होगा ए, लाभ में से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर में, साझेदारी संलय के अभाव में साझेदारों को क्या दिया जाता है? साझेदारों को साझेदारी संलय के अभाव में साझेदारों को विकल्प पहले वेतन दिया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता है, वेतन और कमीशन दोनों दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वेतन नहीं दिया जाता है। आपको याद होगा कि मैंने नोट्स में पढ़ा था कि एब्सेंस ऑफ पार्टनर से डिड पार्टनर नॉट एबल टू गेट रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% के हिसाब से। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्नलिखित में से कौन सी मद लिखी जाती है? साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्नलिखित में से कौन सी मद लिखी जाती है? पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर यानी फिक्स होने पर एक अतिरिक्त अकाउंट कौन कौन खोला जाता है? तो इसका आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, यानी आंसर नंबर होगा आपको सी। चलिए आंसर सी देख लिए। उसका अब क्वेश्चन है, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं क्या कहलाती है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नोन, उसको कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कौन सा खाता खोलता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो जिसमें विकल्प में था ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। इसका इसलिए आंसर हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति और भुगतान खाते में जाएगी? माने कौन सा आइटम है जिसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जगह देंगे? आंसर लिखेगा इसका सी आंसर होगा लाइफ मेंबर फीस। विकल्प था आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इंटरेस्ट। तो ये सब अमाउंट जो है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है। इसका सही आंसर होगा लाइफ मेंबर फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता कौन अकाउंट है? इसका आंसर होगा रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लीजिए, आंसर नंबर सी होगा इसका नॉमिनल अकाउंट यानी नाममात्र खाता। क्वेश्चन नंबर 13 वसीयत को मानना चाहिए, लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, इसका आंसर होगा सी कैपिटल रिसिप्ट। साझेदार का फर्म से संबंधित होता है, साझेदार जो है फर्म से किससे संबंधित होता है? तो ओनर एंड एन एजेंट, स्वामी और एजेंट की तरह संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए? तो कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। साझेदारी चलाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 2 व्यक्ति चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या है? यानी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग फॉर फर्म इज ए इनकम, माने आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय है।
साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो जो साझेदारी अधिनियम एक्ट होता है ना उसी वर्ष लागू होता है। इसका आंसर होगा 1932, 1932 में आया था। गुडविल कौन सा संपत्ति है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग एंड करेंट ये तो है नहीं, इसका आंसर इंटेंजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए एंड बी एंड पार्टनर्स and sharing profit along 3:1, they admitted 1/4 as a new partner, their new ratio is equal to, माने ए और बी साझेदार है जो 3:1 में लाभ हानि को बांटते हैं, वे 1/4 भाग के लिए सी को प्रवेश देते हैं, तो नया अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 9:3:4, आंसर नंबर सी 9:3:4। बहुत का देखते हैं इसमें आंसर इस बार सी है। एक नया साझेदार के प्रवेश पर क्या होता है? इसका आंसर सही होगा बी, पुराने साझेदारी फर्म पुनर्गठित होती है, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्ट्रक्टेड। बहुत आगे लिख दिया डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन फर्म का नहीं होता, पार्टनरशिप का होता है, यानी इसका आंसर होगा रिकंस्ट्रक्टेड होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, तरल अनुपात तरल संपत्तियों को किससे भाग देकर लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करने में लिक्विड एसेट्स में किस चीज से भाग देते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, लिक्विड करंट लायबिलिटीज से भाग देते हैं, यानी लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल टू लिक्विड रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पेटेंट व कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? यानी पेटेंट एंड कॉपीराइट अंडर टू, तो इंटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आएगा। कहाँ आएगा ये? इंटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैर रोकर मद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कैश आइटम? इसका आंसर होगा ए, कैश सेल। बाकी डेप्रिसिएशन, गुडविल, रिटेन ऑफ, ये सब नॉन कैश एक्सपेंसेस आइटम है। इसका सही आंसर क्या होगा? कैश सेल्स, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, संचालन क्रियाओं से रोकर प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाता है? इंक्रीज इन डेटर, आंसर नंबर होगा सी, इंक्रीज इन डेटर को घटाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, ये सब बनता है, इसे जुटने वाले आइटम। आगे 26 नंबर में है, संचालन क्रियाओं में से रोकर प्रवाह ज्ञात करते समय किसे जोड़ा जाता है? मतलब while calculating cash flow from operating activities which will be added to the increase in creditor जुड़ता है। याद रखिए ना, पहले बताया होगा फॉर्मूला में, डिक्रीज इन CA एंड इंक्रीज इन CL विल बी एड। तो इंक्रीज इन CL है ना, यानी कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, CL बढ़ा है तो क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे। नहीं, देखने वाले ब्रदर जरूर लाइक करें वीडियो को और शेयर सब्सक्राइब भी करें। मैं PhD PG तक का वीडियो आपको डालता रहूंगा, आप लोग मिलता रहेगा। जो स्टूडेंट है जरूर सब्सक्राइब लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 27, ऋण पत्रों का रोकर में निर्गमन है, इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश इज कौन एक्टिविटी में लिखते हैं? इसका सही आंसर होगा फिनेंशियल एक्टिविटी में। भाई इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन करने का वक्त अब नहीं, तो क्वेश्चन निकल गया ना, तो न्यू वीडियो में एक्सप्लेन होता है। ये आपको केवल मैं इस सेट का आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 28 में देखिए, 28 में देखिए, वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकर प्रवाह का उदाहरण है, आंसर नंबर बी, अंशों के निर्गमन में रोकर प्राप्ति। इसी का इंग्लिश देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी द कैश इश्यू फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। बाकी जो विकल्प है इसमें सेल ऑफ गुड्स होगा नहीं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग का है, तो इसका आंसर सही होगा कौन? बी नंबर। अब आई 29 में है, लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स में इनमें से क्या शामिल होता है? आंसर नंबर सी इसका सही है, कैश, डेटर एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है? इसका सही आंसर होगा डी, ए, डेटर, माने विच इज लिक्विड एसेट्स। तो इस जो विकल्प है डेटर, स्टॉक, गुडविल एंड मशीनरी, तो इसका सही आंसर होगा आपको डेटर। नंबर 31, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर क्या हम सारे बारह हो गया, नए साझेदार का ख्याति की राशि नगद लाने को क्या कहते हैं? तो गुडविल का दूसरा नाम क्या है? प्रीमियम। इसका आंसर हुआ सी, प्रीमियम। पुनर्मूल्यांकन खाता कौन सा खाता है? तो इसका आंसर मानिए पुनर्मूल्यांकन खाता जो आपका है नाममात्र खाता है, यानी नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संपत्ति को मूल्य में कमी से क्या होगा? तो आंसर मानिए बी, हानि होगा। फिक्स एसेट्स का वैल्यू और गिर जाएगा, उससे क्या होगा? आपको लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को कौन वहन करता है? तो केवल पुराने साझेदार, याद रखिए इसमें आंसर इनमें सभी साझेदार, तो नया साझेदार उसको कभी वहन नहीं करता है, हमेशा पुराना साझेदार ही रिवैल्यूएशन में वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 35, ए और बी पार्टनर है जो सी को 1/3 भाग के लिए साझेदार में प्रवेश देता है,
और भविष्य में ए और बी जो है लाभ हानि को 2:1 में बांटेंगे, तो ऐसे कंडीशन में कहता है कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा। इसका सही आंसर है सी, 5:1। बहुत का आंसर इस बार सी पूछा है, 5:1 है। पुराने साझेदारों का त्याग बराबर क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, आंसर लिखिए बी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर 37, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होगा, लिखिए आंसर नंबर बी, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, यानी गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 38, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। जो पार्टनर रिटायर करता है ना, उसको ख्याति देते हैं, पुराने लाभ अनुपात उसका अपना हिस्सा देते हैं और वो अपना लेके चला जाता है। तो क्या इसका आंसर मानेंगे, पुराने लाभ अनुपात में, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, A, B and C are partners and his ratio is 1/4 and 3/10 and 9/10। C रिटायर कर जाता है फर्म से, तो A और B का नया अनुपात क्या होगा, यही ना। इसका सही आंसर होगा बी, 5:6। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है किस कंडीशन में, मतलब जो हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट कर लेता है फर्म में, तब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अग्रिम याचना की राशि क्या है। अग्रिम याचना अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, आंसर नंबर डी इसका सही होगा। सो ऑन द कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, मैंने बैलेंस शीट के किस साइड में उसको लिखते हैं, तो याद रहे एलएचएस साइड में लिखते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में इसको हम लोग जगह देते हैं। नेक्स्ट है, अंश हरण खाते को चिट्ठे में कहाँ दिखाते हैं, तो इसको हम लोग दिखाते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में, हम लोग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के शेयर्स को दर्शाते हैं। 42 के बाद है 43 में क्या है, ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं, डिबेंचर रिप्रेजेंट द, क्या कहा, डिबेंचर रिप्रेजेंट द, डिबेंचर्स क्या होते हैं, द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ ए कंपनी, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कूपन बॉन्ड क्या है, मैंने 0 कूपन बॉन्ड आर इशूड, तो इसका जो है ना विदाउट पर स्पेशलाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होते हैं। स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने से क्या होता है, पूंजीगत लाभ होता है, उसको अपना ऋण पत्र रद्द करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की उपयोगिता किसके लिए नहीं है, आंसर होगा सी, भारत के राजदूत के लिए, उसको राजदूत को इससे मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47, एक कंपनी की अस्थायी संपत्ति 3 लाख रुपया है और उससे बढ़कर कितना हो गया, फिक्स एसेट 4 लाख रुपया हो गया, तो कितने प्रतिशत का चेंज हुआ, इसका आंसर होगा 33.33। आपको पढ़ाए होंगे कंपनी या मेरा वीडियो देखे होइएगा, इंक्रीज या डिक्रीज इनटू 100 बाई प्रीवियस ईयर इसका आंसर होता है। तो प्रीवियस ईयर में कितना 3 लाख हो जाएगा, 1 लाख गुने 100 बटा 3 लाख, इसका आंसर होगा 33.33। आयकर का भुगतान माना जाता है, इनकम टैक्स हम लोग देते हैं ना, ये प्रत्यक्ष यानी क्या कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये। क्वेश्चन नंबर 49, सामान्य आकार की स्थिति विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है, आंसर नंबर सी लिखिए, 100 के बराबर। इंडिविजुअल आइटम इंटू 100 बाई सेल होता है ना, इसे 100 से डिवाइड करते हैं। यदि बेचे गए माल की लागत 1,20,000 रुपया हो और जीपी 25% दिया हो, तो सेल की राशि कितना होगा, आंसर नंबर बी होगा इसका, 1.5 लाख। सेल कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। नेक्स्ट है, ऋण पत्रधारी होते हैं कंपनी के क्या होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, क्रेडिटर होते हैं डिबेंचर होल्डर्स। ऋण पत्रधारी को मिलता है, क्या मिलता है, डिबेंचर के बदले में उसको इंटरेस्ट मिलता है। ऋण नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में, ऋण पत्र शोधन खाता पर प्रीमियम है, ऋण पत्र शोधन खाता पर जो प्रीमियम होगा उसके लिए व्यय होगा, खर्चा होगा, नहीं लायबिलिटीज को बढ़ाता है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 24, ऋण पत्र आवेदन पत्र खाता की प्रकृति है, आंसर नंबर बी, मतलब डिबेंचर अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है, किसको जारी किया जाता है, इस विकल्प में से संचालकधारियों के लिए होता है। और देखिए इसका कहा प्रबंधक को, डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर तो चूंकि निर्गत करने ही वाला होता है रिपोर्ट, तो इसीलिए डायरेक्टर को विकल्प नहीं मार के किसको मारेगा, अंशधारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, स्थिति विवरण क्या है, यह एक प्रकार का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस से बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं होता है बैलेंस से, यानी इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 57, वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल है, कहता है इंटरप्रेटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंक्लूडिंग, इसका आंसर मारिए 57 का डी, ऑल ऑफ दीज। 58, विक्रय में से विक्रय किए गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि को क्या कहते हैं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड जीपी, इसका आंसर ग्रॉस प्रॉफिट, आंसर नंबर सी।
समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है? आंसर लिखिए 100, सी 100 के बराबर। आइए 60 क्वेश्चन लिखते हैं। तरल संपत्तियों में सम्मिलित किसे नहीं करते हैं? आंसर नंबर सी होगा स्टॉक। ये पीछे भी क्वेश्चन हमको लगता था ऐसा क्वेश्चन। आगे है संयुक्त पूंजी कंपनी है एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। डिफिनीशन है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हु इज क्रिएटेड बाय द लॉ एंड इट हैज कॉमन सील। तो कंपनी क्या है? एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, यानी इसका 61 का आंसर हो जाएगा ए। समताधारी क्या होता है? कंपनी के स्वामी होता है, याद रखिए। इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी, आंसर नंबर बी। 63 में एक कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है, सीमित होता है, सोल ट्रेड पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है। तो 63 का आंसर कौन हुआ? ए। मतलब द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, आंसर नंबर ए। चलिए 64, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 200 है। मैक्सिमम नंबर कितने हैं सदस्यों के? 200 है। अंशधारी को कंपनी से क्या मिलता है? आंसर लिखेंगे डी, लाभांश मिलता है। 66, अंश आवेदन पत्र खाता की प्रकृति कैसी है? यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। कौन अकाउंट है ये? पर्सनल अकाउंट है। आगे अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम क्या होता है? इशू शेयर प्रीमियम इज ए प्रॉफिट पे निर्गमन करेंगे तो प्रॉफिट होगा, इसको प्रीमियम पे निर्गमन करेंगे तो। अंश पूंजी की वास्तविक राशि है चुकता पूंजी, यानी पेड अप कैपिटल है। आइए क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन है अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप क्या घट जाता है? फॉरफिटेड ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिड्यूस ऑफ द पेड अप कैपिटल में कमी होती है, इसका आंसर ए होगा। 17, ऋण पत्र है डिवेंचर इज ए सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर है, नंबर ए का आंसर होगा ए नंबर, ऋणों का प्रमाण पत्र है ये। 71 देखिए, कहता है मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है, आंसर नंबर डी मारिए, उत्तराधिकारी को। इसका इंग्लिश है द अमाउंट ड्यू टू द डिक्रीज पार्टनर्स इज पेड इन देयर ऑफ, आंसर नंबर डी एक्सिक्यूटर को। 72 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है? माने इन विच कंडीशन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इसका आंसर मानिए डी, ऑल ऑफ दीज, यानी एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में, तीनों में बनता है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वसूली खाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इसका आंसर होगा ए, नॉमिनल अकाउंट। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? वसूली व्यय कहते हैं, यानी एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड ऑफ, इसका आंसर लिखेंगे साझेदार को, जो पूंजी, चूंकि इसमें तो मरता नहीं है साझेदार, तो जो बैलेंस शेष आता है उसको कहाँ डालते हैं? पार्टनर्स को देते हैं। कानूनी व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? चाहे लीगल एक्सपेंसेज हो या वाइंडिंग ऑफ एक्सपेंसेज हो, जो भी खर्चा हो उसको हम डेबिट पक्ष में लिखाते हैं, यानी 76 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 77 में, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते किस पक्ष में लिखते हैं? तो जो एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स का बुक वैल्यू क्रेडिट साइड में लिखाता है, इसका भी आंसर होगा बी, 77 का क्रेडिट साइड। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर्स इन विच टाइप ऑफ द डिसोल्यूशन, साझेदार का दिवालिया हो जाना किस प्रकार का समापन है? इसका आंसर लिखिए ए, यानी अनिवार्य समापन होगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन से कहते हैं। 79 में कहता है निम्न में से किसे वसूली खाते की में हस्तांतरित किया जाता है? मान जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, किसे ट्रांसफर नहीं किया जाता है? कैश को नहीं करते हैं, बैंक को नहीं करते हैं, नहीं, लाभ हानि को नहीं करते, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से किसी को ट्रांसफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम पक्ष और जमा पक्ष की राशि को क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड, ओवर द डेबिट साइड इज कॉल्ड प्रॉफिट होता है, माने सीआर ज्यादा और डीआर कम, क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे। आदर्श चालू अनुपात आइडियल करंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1, तो क्या हुआ इसका आंसर? 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल संपत्तियों में शामिल होता है लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, इसमें माने कौन सी जगह लिक्विड एसेट्स शामिल होता है? डेटर है, बीआर है और बैंक है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये तीनों शामिल होता है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यदि चालू अनुपात 2:5 है
तो चालू दायित्व माने CL इक्वल टू 25,000 है, तो CA इक्वल टू क्या होगा, इसका आंसर 10,000, यानी आंसर नंबर हमारी C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है, माने विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट्स। देखिए यह क्वेश्चन क्या बार पूछा से, मगर इसका विकल्प बदला हुआ है, इसका आंसर हुआ डी, डेटर है। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण है, माने कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे संबंधित है, AS3 है, इसका क्या आंसर है, AS3। रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है, इसका आंसर है माने कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, आंसर हमारे सी, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, ये दोनों बेसिस होता है इसको निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 है नगद बिक्री है, कैश से लीजिए, आंसर नंबर ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आंसर 88 में कहता है निम्न में से कौन सा रोकड़ का उपयोग नहीं है, मतलब क्या काम करते हैं जिससे आपका कैश का यूज नहीं करते हैं, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर, आंसर नंबर सी। अगर आप उधार माल खरीदते हैं इससे भी आपको क्या हो जाता है, संपत्ति में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है 89 में निम्न में से कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश, आंसर हमारे डी, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन रोकड़ का सोर्स नहीं है। क्वेश्चन 90, निम्न में से कौन सा गैर संचालित व्यय है, आंसर हमारे सी, मजदूरी, वेजेज। 91 क्वेश्चन में है यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में लेता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे, मतलब अंग्रेजी पढ़िए, व्हेन ए न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट ऑफ डेबिटेड टू, किसको डेबिट करेंगे, नया साझेदार अगर अपने गुडविल को नगद में लाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ आंसर लिखो सी, कैश अकाउंट। 92 नंबर क्वेश्चन है नए साझेदार के प्रवेश के बाद तैयार किए गए आर्थिक चिट्ठा में संपत्ति और दायित्वों को किस मूल्य पर लिखा जाता है, इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एज, ऐसा लिखिए डी, पुनर्मूल्यांकित वैल्यू पर, अंग्रेजी बोलेंगे इसको रिवैल्यूएट प्राइस पर, क्या तो 92 का डी नंबर आंसर। 93 सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन बीमा पर ली गई बीमा पॉलिसी को कहा लिखते हैं, आंसर नंबर ए, उसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। चलिए आंसर क्या देखिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ए, बी और सी साझेदार है, 1/2, 1/3 और 1/6 में पार्टनर है, सी मर गया, देखिए बगल वाला हल्ला करता है, ये भी मर जाएगा, बहुत परेशान करता है, सी मर गया तो नया अनुपात क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, 3:2, क्या आंसर होगा, नया अनुपात 3:2। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है, नंबर आंसर होगा सी, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन एसेट्स सेल ऑफ एसेट्स, संपत्ति बेच के जो पैसा आता है उसको रियलाइजेशन लिखते हैं, इसका नंबर 1 में कैश बैलेंस उसको नहीं लिखते हैं, नंबर 2 में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते हैं, डी में रिजर्व नहीं लिखते, तो आंसर बचा कौन, सी। चलिए 96 विघटन व्ययों को वसूली के खाते के किस पक्ष में लिखते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होता है डिवोल्यूशन कंडीशन में कहाँ लिखते हैं, तो इसका आंसर लिखिए डेबिट साइड में, 2 लिखा था कैश या बैंक। 97 है फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सबसे पहले किसको भुगतान किया जाता है, आंसर नंबर होगा बी, साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण को जो कर्ज देता है उसको हम लोग पहले भुगतान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 एक कंपनी निगमित कर सकती है, माने कंपनी जो है कौन सा शेयर जारी करता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दोनों, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जो दोनों जारी करते हैं, समता तो पूर्वाधिकार दोनों जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है सम मूल्य से अधिक प्राप्त राशि को किस खाते में क्रेडिट करते हैं, अगर कोई शेयर जारी करते हैं और वह शेयर आपको सम मूल्य मतलब जो उसका फेस वैल्यू है उससे ज्यादा रिसीव होता है तो किस पे क्रेडिट करेंगे, इसका आंसर होगा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाता है। और इसका और विकल्प क्या था, शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखाता है, उसका है कॉल्स एडवांस अकाउंट वो भी नहीं लिखाता तो लायबिलिटीज क्रिएट करता है, और नंबर डी में था प्रोफिटेड अकाउंट ये भी नहीं लिखाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी 99 का। क्वेश्चन नंबर 100 समझिए थोड़ा सा, क्वेश्चन 100 कहता है अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज दिया जाता है, अंग्रेजी पढ़ के इसको बनाइए ज्यादा अच्छा रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, याद रखिए एरियर पे हम लोग देते हैं 10%, है ना,
और एडवांस में देते हैं 12%। क्वेश्चन पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट कंपनी में। एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स एडवांस, उसमें देखिएगा। तो एरियर का आंसर क्या होगा सही? 10%। एडवांस का कितना है? 12%। तो बच्चों आज का ये जो वीडियो था खत्म होता है। आज मैं बहुत जल्दी बोला हूँ क्योंकि समय बहुत कम था, इसीलिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो का सोर्स अच्छा लगा तो जरूर कमेंट